शेरजील उस्मानी जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मंच पर आए और यहाँ के लोगों से संवाद कीजिए। शहनशीह पे तशरीफ़ फरमा तमाम मौजूद हज़रात, मेरे दोस्तों, बड़ों, बुज़ुर्गों, आप सबसे एक दरख्वास्त है कि मुझे मेरी नाम, मेरी शहरियत, मेरी खूबियों, मेरी खामियों से परे हटकर मुझे महज एक मुस्लिम नौजवान की हैसियत से सुने, जो अपने दर्द की तर्जुमानी कहने, अपने लुटते हुए घर की कहानी कहने, अपने गुस्से का पैगाम देने और अपनी जंग का ऐलान करने यहाँ मौजूद है। आप सभी को मैं बेहद अदब के साथ सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप पे मेरे रब की बरकतें हो, सलामती हो। अजीज़ दोस्तों, जब हर्षाली जी ने मुझे इस प्रोग्राम में आने की दावत दी तो मैं परेशान था, एक डर था, क्योंकि ये पहली दफ़ा है जब मैं बुनियादी तौर पर किसी गैर मुस्लिम समाज के सामने अपनी बात रखने जा रहा हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बात क्या करनी है, कैसे कहनी है। तो अगर किसी बात से, मेरी किसी बात से अगर आपका इख्तिलाफ हो, आपको पसंद ना आए, तो मैं आपको पहले से ही एक तो माज़रत खा हूँ, दूसरा मैं चाहूँगा कि आप अपना इख्तिलाफ़ात यहाँ पे बता के जाएं। असल में जब हम अभी प्रशांत भाई ने बोला, प्रशांत भाई की बात करने के बाद बहुत ज़्यादा कुछ बचता नहीं है बात करने के लिए, लेकिन जब हम यूनिटी ऑफ ऑप्रेस्ड की बात करते हैं कि सभी मजलूम कौमें एक साथ आएँ और एक साथ इस जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ें, तो ये बात 30 साल से इस मुल्क में कही जा रही है। लेकिन परेशानी ये है कि दलित समाज का कोई नेता स्टेज पर से बोलता है कि हम मुसलमानों के साथ हैं, मुस्लिम समाज का कोई नेता अपने स्टेज से बोलता है कि हम दलितों के साथ हैं, हम बाकी मजलूमों के साथ हैं। लेकिन समाज में इज्तिमाइयत के तौर पर इन दोनों समाजों में कोई दोस्ती नहीं है, बाहर हम दुश्मनी हैं। बस इसी मजमे में, इस ऐवान में जब आकर बैठते हैं तो सभी दोस्ती, सभी दर्द एक दूसरे के नज़र आने लगते हैं। तो इस मैसेज को अपने अपने घरों तक, अपने अपने मोहल्ले तक जब तक हम नहीं पहुंचाएंगे, तब तक लार्जर अलायंस की बात करना, तब तक यूनिटी की बात करना अपने आप में एक बेईमानी होगी। हम अजीम भीमा कोरेगांव की जंग को याद करने यहाँ मौजूद हैं। आप एक दफ़ा भीमा कोरेगांव को याद करिए, उस अजीम जंग को याद करिए जब आपने पेशवाई के खिलाफ इनकलाब का नारा दिया और उनसे लड़ने आगे बढ़े। तो क्या आपके साथ तकबीर के नारे के साथ हाथों में तेग लिए मुसलमान साथ नहीं थे? अगर तब लड़ सकते हैं साथ में, तब शहादत दे सकते हैं साथ में, तो आज क्यों नहीं? मेरी शिनाख्त अक्सर सीए प्रोटेस्ट से की जाती है और मुझसे कहा गया था कि मैं उस प्रोटेस्ट के बारे में कुछ बातें कहूँ। आपको मालूम होगा कि सीए एनआरसी जो बिल आया था, उस बिल की कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, बिल कहता क्या है, ये तो आप सभी को मालूम है। बिल बोलता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से मुसलमानों को छोड़कर बाकी सभी धर्मों के लोगों को हिंदुस्तान में नागरिकता दी जाएगी, और नागरिकता देने में भी उन लोगों को दी जाएगी जो परसिक्यूटेड है, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है। मुसलमान 25 करोड़ होगा इस मुल्क में, कुल आबादी 130 करोड़ कही जाती है। क्या 105 करोड़ बकिया लोग, इनमें से किसी के जहन में यह ख्याल नहीं आया
कि श्रीलंका में भी तमिल हैं, उनके साथ भी जुल्म हो रहा है, श्रीलंका के मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, अफगानिस्तान में बुद्धिस्ट हैं कुछ, इनको भी बुला लिया जाए। बगल में बर्मा भी है, पूरा वहाँ पर प्रोग्राम हो गया, वहाँ पे जेनोसाइड हो गया, उनको भी बुला लेते हैं। ये सवाल नहीं पूछे गए। फिर आप ये भी देखिए कि बांग्लादेश से कोई हिंदुस्तान क्यों आएगा? मतलब आपके पास देने के लिए क्या है? उनकी जीडीपी हमसे ज़्यादा है, उनके पास नौकरियां हमसे ज़्यादा हैं आज के वक्त पे, सब इंटरनेशनल डेटा है, कोई क्यों आएगा? अब इसके पीछे की सियासत ये है कि आरएसएस के फाउंडर ने बोला कि अपनी किताबों में साफ साफ लिखा कि ईसाइयों को, मुसलमानों को और कम्युनिस्टों को हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है। अगर इनको रहना है तो हिंदू बनकर रहें, वरना इनकी शहरियत, इनके पास कोई सिटीजनशिप राइट नहीं रहा। उससे पहले एक अहम चीज़ पे बात करनी है। एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया था हमसे, और ये हम सबके दिलो दिमाग में बसा हुआ है। वो झूठ ये है कि हम सब एक कौम हैं, इस मुल्क में रहने वाले सभी लोग एक कौम हैं। ये झूठ 1930 के आसपास कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम सब एक नेशन हैं, एक राष्ट्र हैं, एक कौम है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा नहीं, दलित तुम्हारी कौम का हिस्सा नहीं है। कायदे आजम ने कहा, मौलाना हजरत मोहानी ने कहा नहीं, मुसलमान तुम्हारी कौम का हिस्सा नहीं है। बहरहाल आज जब बाकी सभी बातें किनारे कर ये मान लिया गया, ये तय हो गया कि हम एक ही कौम हैं, और इसी वजह से ये लोग आके नारा लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम चारों हैं भाई भाई, तो बहुत बेईमान लोग हैं। एक तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के अलावा भी बहुत सारी कौमें हिंदुस्तान में रहती हैं जिनको आप इस नारे में शरीक नहीं करते, तो ये आपकी तरफ से बेईमानी है। और दूसरा ये सवाल मैं पूछूं कि ना पूछूं कि जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों भाई हैं तो हर बार सिर्फ एक ही भाई पर जुल्म क्यों होता है? हर बार सिर्फ एक ही भाई क्यों पिटता है? ये जरूरी सवाल है। जब तक इन सवालों के सही जवाब ना मिले, लड़ाई को कैसे आगे लेके जाएंगे? तो इन्होंने एक राष्ट्र बताया, हिंदुस्तान एक राष्ट्र है, और उस जब राष्ट्र बनता है तो राष्ट्र की पावर एजेंसी, राष्ट्र को डिफाइन करने की पावर जिसके पास होगी वही डिसाइड करेगा कि राष्ट्र कैसा होगा, राष्ट्र में किसके पास क्या पावर होगी, और राष्ट्र में किसको क्या प्रिविलेजेस मिलेंगे। तो अब तक उस राष्ट्र की हेजेमनी उन्हीं के पास थी जो आज सत्ता में है। हमको और बाकी सभी मजलूम कौमों को चाहिए कि एक साथ आएं और उनसे वो हेजेमनी छीने और कहें कि राष्ट्र तुम्हारा नहीं, राष्ट्र हमारा है। और संविधान की बात बार बार होती है। संविधान क्या है? एक आसान जबान में अगर किसी को समझाना हो कि संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो सभी कौमें हिंदुस्तान में रहती हैं, इन सभी को एक साथ अमन के साथ, बराबरी के साथ रखने के लिए इन सभी कौमों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक डील साइन हुई थी, एक मुआहदा हुआ था, और वही मुआहदा, वही डील, वही कॉन्ट्रैक्ट है हमारा संविधान। और आज संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है, तो आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को भी पूरी तरीके से लागू करना पड़ेगा, जिसमें मैं और आप सब बराबर हो। और उसके लिए हम लोग को अपनी आपसी लड़ाई, आपसी रंजिशें किनारे कर एक वक्त के लिए, कुछ वक्त के लिए साथ आकर लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। मगर
अगर संविधान लागू ना हो, अगर संविधान की कोई हैसियत ना बचे किसी भी समाज में, अगर कॉन्ट्रैक्ट की हैसियत ना बचे किसी भी समाज में, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की सूरत में जंग होती है। एंड आई से दिस with full responsibility that we are in a state of war. हम जंग के बीच में जी रहे हैं। स्टेट के सभी ऑर्गन, जुडिशरी, पुलिस, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, मीडिया, यही 5 ऑर्गन है हमारे स्टेट में। जुडिशरी का क्या हाल है? मुनव्वर फारूकी, कॉमेडियन जिसका जिक्र प्रशांत भाई ने किया, उन्होंने चुटकुला सुनाने वाले थे, सुनाया नहीं था, सुनाने वाले थे, और उससे माहौल खराब हो सकता था। इस वजह से आज वो जेल के पीछे है। जज कह रहा है कि हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत देश है मगर तुम्हें बेल नहीं देंगे। बाबरी मस्जिद का फैसला, उसको देखिए। कुल मिलाकर, मतलब जुडिशरी पे तबसरा नहीं करना चाहता, कुल मिलाकर पॉइंट ये बता रहा हूं कि जुडिशरी आज के वक्त में कम से कम मेरे नज़दीक तो भरोसे के लायक नहीं है। एंड आई से दिस ओपनली दैट आई डोंट ट्रस्ट इंडियन जुडिशरी। अगर सरकार के मुखबिर यहाँ बैठे तो उनके लिए दोबारा बोल रहा हूँ, आई डोंट ट्रस्ट इंडियन जुडिशरी। आपको स्टेट की जिम्मेदारी है कि स्टेट के ऑर्गन के ऊपर भरोसा सिटीजन्स करें। अगर सिटीजन्स भरोसा करना छोड़ दें तो स्टेट की जिम्मेदारी है वो माफ़ी मांगे, वो आगे बढ़कर आए, पहल करे कि हाँ हमसे गलती हुई है, हम गलती तस्लीम करते हैं, आगे से ऐसी बात नहीं होगी। लेकिन हमारे यहाँ इन सभी फैसलों को सेलिब्रेट किया जाता है। पुलिस के बारे में एक मिसाल, उत्तर प्रदेश से मैं आता हूँ, वहाँ का मुख्यमंत्री बोलता है कि हम इनकाउंटर करेंगे। जैसे इनकाउंटर एक मिसहैप होता है कि सामने से कोई आ गया, गोली चला दी, तो पुलिस को भी बदले में गोली चलानी है। हमारा चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि हम इनकाउंटर करेंगे, और अपनी हुकूमत में आने के बाद अगले 1 साल तक डेली 19 लोगों को मारा, सभी मुसलमान या दलित थे। और ये इनकाउंटर करने वाली पुलिस CNRC के प्रोटेस्टर्स पे उत्तर प्रदेश में सीने पे गोली चलाती है, बोलती है कि पाकिस्तान चलेगा। IPS ऑफिसर बोलता है पाकिस्तान चलेगा। कोई मुझे समझाए कि मैं कैसे भरोसा करूं उस पुलिस पे। आई डोंट ट्रस्ट इंडियन पुलिस। लेजिस्लेटिव में जो बैठे, जो हमारे लिए कानून बना रहे हैं, इस तरह का जेनोसाइडल बिल जो लेकर आते हैं, फार्म बिल लेकर आ रहे हैं, इन पे, इस पे तो कम से कम हम सबकी आम राय है that we don't trust the people sitting in parliament। हमको उन पे भी भरोसा नहीं। ब्यूरोक्रेसी की बात करिए। ब्यूरोक्रेसी में प्रशांत भाई ने इस पर जिक्र किया था कि SDM किसकी बात सुनेगा, उस पर भी तबसरा नहीं करना, उस पर भी बस I just want to make it noted that I'm saying that I don't trust the executive as well। मीडिया पे कुछ नहीं बोलना है। In total, I don't trust the Indian state today। मुझे इस स्टेट पे आज भरोसा नहीं है, और इसमें कोई मेरी कमी नहीं क्योंकि आकर बोले कि तुम एंटी नेशनल हो, तुमको स्टेट पे भरोसा नहीं है। मेरी जिम्मेदारी नहीं है भरोसा जताना या भरोसा करना, स्टेट की जिम्मेदारी है। वो दिलाए भरोसा कि मैं क्यों कहूँ कि आप बोलते हैं कि मतलब हिंदुस्तान में बीजेपी को गाली देने के लिए प्रशांत भाई ने किया कि पाकिस्तान को जो है 4 बार गाली दे देते हैं, पाकिस्तान में बीच में आएगा, तुम गए थे बिरयानी खाने, पाकिस्तान कोई बुरी जगह है, तुम गए। मेरे नज़दीक पाकिस्तान बुरी जगह नहीं है। दोबारा बोल रहा हूँ, मेरे नज़दीक पाकिस्तान, हिंदुस्तान, दुनिया का कोई मुल्क बुरी जगह नहीं है। जगह अच्छी या बुरी समाज तय करता है, वहाँ पर बराबरी कितनी ये तय करता है। मतलब उसका नाम पाकिस्तान है, मतलब नेशनलिज्म अपने आप में कितना डरावना कंसेप्ट है कि मतलब किसी मुल्क के बस होने भर से, मतलब आप हैं
हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अमेरिका है, रशिया है, इनके पास होने वर्ष से हम जिंदाबाद का नारा लगाएं। आप बहुत अच्छे होते हैं, आपके यहाँ सब बराबर होता, आपके यहाँ कोई भूखा न सोता, आपके यहाँ कोई जेलों में ना होता, आपके यहाँ क्राइम ना होता, आपके यहाँ इंसाफ होता, तो खुशी के साथ, फख्र के साथ सब बोलते जिंदाबाद, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई मुल्क हो। आपके यहाँ भी वही बुराई है, उनके यहाँ भी वही बुराई है, तीसरे के यहाँ भी वही बुराई है, तो बस होने की वजह से हम जिंदाबाद क्यों बोले कि तुम हो, तुम एग्जिस्ट करते हो तो तुम्हारा जिंदाबाद। और नेशनलिज्म के साथ एक और परेशानी है कि नेशनलिज्म को चाहिए दुश्मन। ये तो आप नेशनलिस्ट रह नहीं पाएंगे, आप देशभक्त रह नहीं पाएंगे। मतलब हिंदुस्तान में नेशनलिस्ट होना है तो आपको दो चीज़ करनी पड़ेगी, एक तो बोलिए कि कश्मीर जो हिंदुस्तान का इंटीग्रल पार्ट है, और दूसरा बोलिए कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो आप नेशनलिस्ट हैं, आप उस डेफिनेशन में आते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसी कोई डेफिनेशन होगी, साउथ अफ्रीका में भी ऐसी कोई डेफिनेशन होगी। तो मैं नेशनलिज्म को नहीं मानता। एक और बात साफ कर दूं, अब बात ये कहनी है मुझे, और ये ज़रूरी बात है, और खुसूसन यही बात करने में आया था, इससे पहले प्रेप टॉक चल रहा था, कि आज का हिंदू समाज, हिंदुस्तान में हिंदू समाज बुरी तरीके से सड़ चुका है। जुनैद को हाफिज 14 साल हाफिज मोहम्मद जुनैद को चलती ट्रेन में एक भीड़ 31 बार चाकू मारकर कत्ल कर देती है, कोई रोकने नहीं आता है। 14 साल के बच्चे को वो लोग हमारे और आपके बीच में से आते हैं। मैं सोचता हूँ ये जो लोग लिंचिंग करते हैं, ये जो लोग कत्ल और तशद्दुद कर रहे हैं, ये कत्ल करने के बाद जो अपने घर जाते हैं तो क्या करते होंगे अपने साथ? कोई नए तरीके से हाथ धुलते होंगे, कुछ दवा मिलाकर नहाते होंगे, क्या करते हैं ये लोग कि वापस आकर हमारे बीच में हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, फिल्में भी देखने जाते हैं, फिर अगले दिन फिर किसी को पकड़ते हैं, फिर कत्ल करते हैं, फिर नॉर्मल लाइफ जीते हैं, मोहब्बत भी कर रहे हैं, घर में बाप का पैर भी छू रहे हैं, मंदिर में पूजा भी कर रहे हैं, फिर बाहर आकर यही करते हैं। इसको इस तरीके से नॉर्मलाइज कर दिया है, इस तरीके से आम बना दिया है, लिंचिंग हो रही कोई बात नहीं। आज से पहले हिंदुस्तान में मुसलमान को कत्ल करने के लिए, मुसलमान को कत्ल करने के लिए वजह चाहिए होती थी। नहीं, ये इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ था, ये सिमी का मेंबर है, एक कहानी बनाई जाती थी, फलाना बम धमाके में इसका लिंक रहा होगा, उसके बाद रिप्रेशन स्टार्ट होता था, उसके बाद जायज़ करार दिया जाता था कत्ल करना, जुल्म करना। अभी वजह नहीं चाहिए, मुसलमान हो मार देंगे, गोश्त खा रहे थे, बकरी है, चिकन है, बीफ है, क्या है, नहीं फर्क, मार देंगे। ट्रेन में जा रहे हो, सीट मांगोगे, मार देंगे, सीट दे रहे हो, मार देंगे। बछड़ा चोरी, 2000 का बछड़े की चोरी, इंसान की जान ले ली। तो ये जो नॉर्मलाइज किया गया है मुसलमान को कत्ल करना, आप सोचिए ना कि हिंदुस्तान में हमारी लड़ाई किसके खिलाफ है? हमारी लड़ाई किसी फर्द, किसी मजहब या किसी नेता के खिलाफ नहीं है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई नफरत के खिलाफ है। वो नफरत जो ये कहती है कि मुसलमान को मार दो, वो नफरत जो कहती है कि मुसलमान को अपने मोहल्ले में किराए पे फ्लैट नहीं देना, ये वही नफरत है। जिसको जहाँ जो मौका मिल रहा है, जिस लेवल पे मौका मिल रहा है वो कर रहा है। आप मार नहीं रहे हैं भीड़ में जाकर, लेकिन आपके घर पे कोई किराए पे रहना चाहता है, अगर मुसलमान हो तो आप नहीं दे रहे हैं। ये वही नफरत है ना। और इसी नफरत की वजह से सरकारें इतनी ताकतवर होती हैं कि ऐसे कानून लेकर आती हैं। तो इस नफरत को ख़त्म करना है, और इसमें हमारा कोई काम नहीं। नफरत ख़त्म करना मेरा काम नहीं है, मुस्लिम कौम का काम नहीं है। नफरत ख़त्म करना उनका काम है जो नफरत कर रहे हैं। वी कांट लिबरेट यू फ्रॉम योर हेट्रेड। जो नफरत कर रहा है तो खुद को अपने आप को इस नफरत से आज़ाद करना पड़ेगा। हम बस बता सकते हैं कि तुम नफरत कर रहे हो और ये गलत है। और
ये तो हम करते रहे, मगर एक दूसरा मसला ये भी है कि जो सॉलिडारिटी मिलेगी हमें कि हम तुम्हारे साथ हैं, मुसलमानों लिंच हो रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो मुसलमान की एक तस्वीर पेश की गई है, एक तो वो पेश कर रहे हैं कि आतंकवादी है, इसको रहना नहीं है, इसको कत्ल कर दो, और एक आप पेश कर रहे हैं, आपसे मुराद हिंदू समाज के अच्छे लोग जो अपने आप को अच्छा कहते हैं, जो हमारे साथ हैं, एलाइज हैं, कि बेचारा है, विक्टिम है, विक्टिमाइज। सिर्फ बेचारा मुसलमान सिर्फ बेचारा रह सकता है या फिर बुरा रह सकता है, इसके बीच में मुसलमान के लिए कोई इमेजिनेशन ही नहीं है। मतलब आप ये सोचिए कि मैं 23 साल का नौजवान हूँ, अभी अभी BA पास किया है, मेरी माँ मेरे लिए क्या ख्वाब देखे कि मैं अच्छी जगह पढ़ूँ, अच्छी नौकरी करूँ, इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारूँ, इज़्ज़त के साथ फैमिली बनाऊँ। लेकिन मेरी माँ मेरे लिए क्या ख्वाब देखेगी कि सफ़र में हो तो बच के रहना, बेटा जो कहीं पुलिस ना पकड़ ले, जिंदा बच के घर आ जाना, ये दुआएं मांगती हैं। ये चाहते हैं कि हमको इन्हीं सब बातों में उलझा कर रखें ताकि हम असली सवाल न पूछ पाएँ कि हमारे लोग पुलिस में तो सिर्फ 2% हैं, लेकिन जेलों में 30% हैं, हमारे लोग संसद में सिर्फ 1% है, 4%, 6% कुल आबादी का सिर्फ छोटा सा हिस्सा, लेकिन जेलों में, इनकाउंटर की लिस्ट में, दंगों में मरे हुए लोगों की लिस्ट में सबसे ज़्यादा हम। ये नहीं चाहते कि हम ये सब सवाल पूछे, इस पर बात करें, ये चाहते हैं कि हम अपनी सारी बात इन्हीं मसलों पर लाकर छोड़ दें। तो अब ऐसा होगा नहीं। असल में मसला ये होता है, ये धमकी है हमारी तरफ से हिंदू समाज के लोगों के लिए। आप समझिए इस बात को कि इंसान कितना भी कमज़ोर हो, कोई भी जिंदा चीज़, इंसान हो या जानवर हो, कितना भी कमज़ोर हो, अगर आप उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे तो पलट के एक बार जवाब ज़रूर देगा। अब एक छिपकली अमूमन छिपकली काटती नहीं किसी को, छेड़ के देखिए 2 बार, काट लेगी। तो इतना भी ना करिए कि पलट के जवाब देना पड़े। और ये लड़ाई जो बात कह रहे हैं कि भीमा कोरेगांव को दोबारा याद कर रहे हैं, एल्गार परिषद है। एल्गार का मतलब होता है जंग का ऐलान, और जंग का ऐलान तभी कर सकते हैं जब हमारे बीच में लोग शहादत देने को तैयार हो, सेक्रीफाइस करने को तैयार हो। तब शहादत देनी थी, खून, अपनी ज़िंदगी। आज बहुत छोटी छोटी शहादतें देनी है। मेरा खुद का बेटा है, नफरत करता है, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है, उसको मुसलसल समझाते रहना कि नहीं वो तुम्हारे बराबर है, उससे मोहब्बत करना सीखो। स्कूल में, मंदिर में, कहीं पे भी नफरत करना सिखाया जाए, वापस आके घर में आप बता रही दोबारा कि सीखो। आपका उस्ताद क्लास में आपको बार बार एहसास कराता है कि आप 2म दर्जे के शहरी हैं, आप मुसलमान हैं, आप दलित हैं, जैसे बाबा साहेब को कराया गया, और उससे लड़ना उसी क्लास में, वहीं पे, ये भी शहादत है। ये छोटी छोटी शहादतें ज़्यादा ज़रूरी है आपसी दूरियों को ख़त्म करने के लिए, इन नफरतों को ख़त्म करने के लिए। इसके साथ जब लड़ाई की बात हो, जंग की बात हो, जंग का ऐलान हो, लड़ने वाले लोग हों, तो बचता क्या है? वजह, क्यों लड़े? यहाँ मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि यहाँ पर सभी लोग हमारी कम से कम एल्गार परिषद की सियासत से जुड़े होंगे, वाबस्ता होंगे, पसंद करते होंगे, तभी मौजूद हैं। लेकिन ये हमारे साथ, मुस्लिम सियासत के साथ, अम्बेडकराइट सियासत के साथ ये परेशानी है कि आवाम के बीच में, आवाम के दिलों में जितना दर्द और रंज हम अपने दिलों में लेकर चल रहे हैं, उतना अपने लोगों के दिलों में नहीं पहुंचा पा। इसको पहुंचाना है, इसको उनको बताना है। और एक आखिरी चीज़ कहनी थी कि इस्लाम का पिछले दिनों में
पिछले 6 सालों में मुसलमान पे लगातार अटैक तो हुए, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे मजहब पे तो कोई भी आकर कुछ भी बोल के जा सकता है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में इसी महीने एक सेमिनार हुआ जिसमें एक स्पीकर खुले तौर पर बोल रहा है कि कुरान पढ़ेगा इंसान तो हैवान बन जाएगा, और इनको मारना है। हिंदू राष्ट्र 4 साल में बनेगा, उसके बाद आप देखिएगा इनकी कोई औकात नहीं रहेगी, इनकी बेटियां आपके पास होंगी। ये जो लोग हैं जो आपके समाज को इस तरीके से सड़ा रहे हैं, और आपके जो बच्चे हैं जो ऐसे फंक्शंस में जा रहे हैं, हमारी उंगली दोनों की तरफ होगी। आप खींच के अपने लोगों को वहां से निकालिए और हम खींच के अपने लोगों को ऐसी जगहों से निकालेंगे, तभी एकता की बात होगी। रस्में, वादे, स्लोगन, नारे लगवाना हमारा काम नहीं है। वो एक अलग खास नेता होते दिल्ली से आते हैं, आज़ादी के नारे लगवाएंगे और चले जाएंगे। काम कुछ नहीं होता उससे। काम ऐसे होगा कि 1-to-1 इंटरेक्शन हो समाज में। उनसे बात करना है जिनको हमारी बात पसंद नहीं है, उनको समझाना जरूरी काम है। आपकी बात मुझे पसंद है, मेरी बात आपको पसंद है, एक दूसरे को सुन रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, घर चले जा रहे हैं। आज़ादी, ऐसे आज़ादी नहीं आती। लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। देखिए, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही है। बहुत बहुत शुक्रिया।